आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं इस कैदी से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे जाने दो। कानून में साफ लिखा है फांसी से पहले हर कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारना चाहती। अब तुम ज्यादा नाटक मत करो। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी ही होगी। ये मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। कैदी नंबर 418, जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उसकी फांसी का दिन करीब आया तो जल्लाद उसे फांसी के फंदे के पास ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त 24 साल की खूबसूरत जेलर साहिबा ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। कैदी ने जो ख्वाहिश जाहिर की उसने पूरी जेल में सनसनी फैला दी। उसने कहा, जेलर साहिबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं, जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। बस एक रात लड़की मेरे साथ सोए, यही मेरी ख्वाहिश है। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे सिपाही और जेल अधिकारी हैरान रह गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी ख्वाहिश कैसे पूरी की जा सकती है। तभी उस कैदी ने बताया, अगर मुमकिन हो तो पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए एक सजाए मौत कैदी की दुल्हन बनने को तैयार हो। यह सुनकर हर सिपाही सदमे में आ गया। लेकिन सवाल यही था, क्या वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की गई? वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए? नमस्कार, मेरा नाम फातिमा है। मैं एक 30 साल की लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी पूरी जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी और जेल खानों की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ही गुजर गई। मैंने जिंदगी में बहुत से कैदियों को आते जाते देखा है। कुछ बेगुनाह लगते थे, कुछ बेहद खूंखार, लेकिन एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब सी कशमकश में डाल दिया। वो कैदी था कैदी नंबर 418। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी दूर की दुनिया में खोया रहता हो। मैं उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाई। ना वह पूरी तरह मासूम लगता था, न पूरी तरह मुजरिम। जब मैं नई नई नौकरी पर लगी थी, उस वक्त मेरी उम्र महज 20 साल थी। मैं जवान थी और जिंदगी को देखने का नजरिया भी नया था। जब भी मेरी नजर उस कैदी पर पड़ती तो मुझे लगता जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो यह थी कि उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसने अभी दुनिया देखनी भी ठीक से शुरू नहीं की थी और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहना था। वो बहुत कम बोलता था। ऐसा लगता था जैसे उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं हो, या शायद वो बोलना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता था कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई? लेकिन उसके चेहरे की मायूसी देखकर मेरे कदम अपने आप रुक जाते। फिर भी कैदी नंबर 418 को देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी सी पैदा हो जाती थी, जैसे कोई सवाल मेरे अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हो। मगर जेल के कानून बहुत सख्त होते हैं। कैदियों से जरूरत से ज्यादा बात करना या हमदर्दी दिखाना सख्त मना था। एक दिन मुझे खबर मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 418 को फांसी दी जानी है। उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत भी मिलेगी। यह खबर पढ़ते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मेरे दिल की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत पाए कैदी से उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है। मौत से पहले यही एक इकलौता हक होता है, चाहे वह अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या किसी अपने से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश जाहिर करे। उस दिन कैदी नंबर 418, जिसका असली नाम जुनैद था, अपनी माँ से मिल रहा था। उसकी माँ उससे लिपटकर जोर जोर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, बेटा मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे फांसी से बचा लेगा। उसके यह अल्फाज मेरे कानों में देर तक गूंजते रहे। एक माँ का इतना यकीन मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और जेल में शायद ही कभी कोई फैसला वापस लिया जाता है। फिर भी वह औरत पूरे भरोसे के साथ कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है, खुदा का कोई करिश्मा जरूर होगा। उसी दिन मुझे हुक्म मिला कि जुनैद से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली जाए। मैं सोच रही थी कि शायद वह कहेगा कि वह अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता है। ऐसे हालात में कौन बड़ी ख्वाहिश करता है?
लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरत अंगेज होगी कि मैं उसे सुनकर हिल जाऊंगी। मैं उसके पास गई और जिंदगी में पहली बार उससे बात की। कुछ पल खामोशी रही, फिर मैंने हमदर्दी से पूछा, जुनैद, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जुनैद ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मैडम, मेरी एक ही आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझसे वादा करें कि उसे पूरा किया जाएगा। मैं हैरान थी, फिर भी मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, यह हर कैदी का हक है, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो कितनी शांति से अपनी आखिरी ख्वाहिश की बात कर रहा था, जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना हो। मैंने कहा, चलो डीएम साहब, खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं जुनैद को लेकर डीएम साहब के कमरे में पहुंची। डीएम साहब ने उसे बड़े गौर से देखा और बोले, बेटा बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फातिमा हैरान थी कि डीएम साहब भी इस कैदी से इतनी मोहब्बत और नरमी से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वे हकीकत जानते थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि जुनैद का जुर्म उतना सीधा नहीं था, या फिर यह भी कि उसे यह सजा क्यों मिली थी। इस जेल में अक्सर ऐसे कैदी होते थे जिनके जुर्म बहुत मामूली होते थे, लेकिन सजाएं बेहद सख्त। वहीं बड़े बड़े गुनहगार आजादी से घूमते रहते थे। यही कड़वी सच्चाई थी। जुनैद ने गहरी सांस ली और बेहद शांत आवाज में कहा, सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। मैं निकाह करना चाहता हूं और अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं, डीएम साहब और वहां मौजूद बाकी सभी अफसर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सजाए मौत का कैदी ऐसी बात इतनी तसल्ली से कह सकता है। डीएम साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बहुत नरमी से बोले, बेटा शादी तो हम करवा भी दें, मगर सवाल यह है कि कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी, ये जानते हुए कि अगले ही दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले, तुम फांसी की सजा पाए कैदी हो, न तुम अमीर हो, न तुम्हारा कोई ऐसा रसूख है कि कोई परिवार पैसे के लालच में बेटी दे दे। तुम एक गरीब खानदान से हो और ऐसे हालात में गरीब लड़के से शादी करने को कोई तैयार नहीं होता, तो फिर तुम अपनी जिंदगी का आखिरी मौका इस तरह क्यों बर्बाद करना चाहते हो? फिर उन्होंने संजीदगी से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, मनपसंद खाना या किसी खास शख्स से मुलाकात, हम सब करने को तैयार हैं, मगर शादी नामुमकिन है। लेकिन जुनैद पर डीएम साहब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी तसल्ली से बोला, साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी ही है। आप फिक्र ना करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर मेरी किस्मत में शादी होगी तो जरूर हो जाएगी। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक पल के लिए तो यह ख्याल भी आया कि कहीं वो इंस्पेक्टर फातिमा से शादी करने की जिद न कर दे। लेकिन जुनैद ने जो अगली बात कही वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज थी। उसने कहा, आप बस इतना कर दीजिए कि शहर में ऐलान करवा दें कि जुनैद जो फांसी का कैदी है, एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो सिर्फ एक दिन के लिए उसकी दुल्हन बनने को तैयार हो, उसकी सजाए मौत से पहले। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। ये इतनी अजीब इच्छा थी कि अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जुनैद ने डीएम साहब से वादा भी लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए राजी हो जाती है तो उसे रोका नहीं जाएगा और वह पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगा। उसकी यह चालाकी और आत्मविश्वास हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। डीएम साहब ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोले, बेटा, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या मतलब? कौन अपने घर वालों से दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन जुनैद पूरी तरह शांत रहा। वह नरम लहजे में बोला, आप बस शहर में ऐलान करवा दीजिए, अगर कोई नहीं आया तो मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं, फिर चाहे मुझे सरेआम सूली पर चढ़ा दिया जाए। जुनैद की इस जिद के आगे आखिरकार सब अफसरों को झुकना पड़ा। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया गया कि जुनैद, जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत इस शर्त पर उससे निकाह के लिए तैयार हो तो आगे आए। ये ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, लेकिन सबके दिल में एक ही यकीन था, कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। जुनैद एक गरीब खानदान से था। इंस्पेक्टर फातिमा को भी पूरा भरोसा था कि यह सब सिर्फ एक औपचारिकता है। फातिमा बताती हैं, हमें यह सब एक मजाक जैसा लग रहा था, यह एक नामुमकिन सी बात थी।
लेकिन ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहिबा, जेल के बाहर एक लड़की आई है। वो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक काजी साहब भी हैं। ये सुनते ही मैं और डीएम साहब चौंक पड़े। हम फौरन बाहर की तरफ निकले। जेल के दरवाजे पर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, उम्र कोई 19-20 साल। वो पूरी तरह दुल्हन बनी हुई थी, सजी धजी शादी के मुकम्मल कपड़ों में थी। उसके साथ एक मौलवी साहब खड़े थे, जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। डीएम साहब ने हैरानी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और यह लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़की मेरे पास खुद आई थी। इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं। मैंने उस लड़की से कहा, क्या तुम जानती हो कि जिससे तुम शादी करने जा रही हो उसे मौत की सजा मिली हुई है? लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, जी मुझे सब पता है। हम सब हैरान रह गए। मौलवी साहब बोले, मैंने इसे बहुत समझाया, कहा, बेटी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, लेकिन यह अपनी जिद पर अड़ी रही। इसने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जुनैद से ही शादी करूंगी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यह शाहिद से सच्ची मोहब्बत करती है। यह सुनते ही पूरी जेल में खामोशी छा गई। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की किसी कैदी से इतनी मोहब्बत कर सकती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। बात जितनी अजीब थी उतनी ही सच भी, और किसी को इस पर एतराज करने का हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। आखिरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया। जुनैद को उसकी कोठरी से निकालकर जेल ऑफिस में बैठाया गया। वहीं मौलवी साहब ने जुनैद और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पूरा होते ही जुनैद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज देंगे? बस 1 दिन के लिए, फिर यह लड़की चली जाएगी। उसके बाद मुझे फांसी दे देना। मुझे कोई गम नहीं होगा, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। जुनैद की यह बातें सुनकर इंस्पेक्टर फातिमा की आंखें भर आईं। सच्ची मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, बेधड़क, बेखौफ। फातिमा ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे क्या पता था कि इन अल्फाज के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हम सबके होश उड़ा देने वाली थी। डीएम साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ फातिमा की ओर इशारा किया और बोले, लड़की को जुनैद के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। फातिमा ने आदेश का पालन किया। दोनों को सेल में बंद कर वह बाहर आ गई। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही देर में वह लड़की खुद ही घबराकर बाहर निकलना चाहेगी। आखिर मौत की सजा पाए कैदी के साथ रहना कोई आसान बात थोड़ी है। मगर वक्त गुजरता गया और बाहर सिर्फ हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आती रहीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई किसी चीज को खोलने या छेड़ने की कोशिश कर रहा हो। फातिमा को शक हुआ, कहीं यह लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया। सेल का दरवाजा मोटे लोहे का था, उस पर बड़ा और मजबूत ताला लगा था। उसे तोड़ना नामुमकिन था। वो अपने ऑफिस लौट गई, मगर उसका दिल बेचैन था। दिमाग गहरी सोच में उलझा हुआ था। अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। फातिमा फौरन अपनी कुर्सी से उछली और दौड़ती हुई जुनैद के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? उसने अंदर झांकते हुए पूछा। सेल के अंदर वही लड़की खड़ी थी। दुल्हन के लिबास में उसका घूंघट नीचे गिरा हुआ था। सांसें बेतरतीब थीं, पूरा बदन कांप रहा था। जैसे ही फातिमा ने उसे गौर से देखा, वो कांपती हुई बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। जीनत हैरान हो गई। अब क्या हुआ? उसने पूछा। अभी तो तुमने अपनी मर्जी से निकाह किया था। मोहब्बत का नशा उतर गया, अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कपड़े ठीक करने लगी, जैसे किसी बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया हो। फातिमा ने दरवाजा खोला और अगले ही पल वो लड़की बिजली की तरह बाहर निकली। बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे सीधी बाहर चली गई। फातिमा ने सेल का दरवाजा फिर से बंद किया, ताला लगाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई और वापस ऑफिस में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद थकान के मारे उसे नींद आ गई। सुबह होते ही डीएम साहब तेज कदमों से फातिमा के ऑफिस में दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने फातिमा से पूछा, कैदी नंबर 418 कहां है? वो गुस्से में गरजे। फातिमा चौंक गई। फातिमा ने कहा, वह अपने सेल में ही होगा सर। लेकिन डीएम साहब की आंखों में शक साफ दिख रहा था। जाकर अच्छी तरह से देखो, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागती हुई जुनैद के सेल की तरफ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने रोज की तरह आवाज लगाई, जुनैद दरवाजे के पास आओ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
उसके चेहरे पर पसीना आ गया। फातिमा की दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसके होश उड़ गए। सेल के अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में जमीन पर लेटा था। उसकी पीठ दीवार की तरफ थी। जीनत की सांसें रुक गई, हाथ कांपने लगे। उसने फौरन दरवाजा खोला और उस शख्स को पलटा। उस शख्स को देखकर एक पल के लिए फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन बनकर जुनैद से निकाह करने आई थी। फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी वक्त डीएम साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यह देखा वो गुस्से और हैरानी से चिल्ला उठे, ये क्या खेल है? जुनैद कहां है? फातिमा जवाब देने की हालत में भी नहीं थी। डीएम साहब का गुस्सा और बढ़ गया। यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी नहीं आती तो यहां क्यों हो? उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी गलती की वजह से एक सजाए मौत का कैदी जेल से फरार हो गया है। फातिमा का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी नजर सामने पड़ी लड़की पर गई। सच अब बिल्कुल साफ था। यह सब एक धोखा था। जुनैद ने हम सबको बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। कल रात तक फातिमा समझती रही कि यह लड़की मोहब्बत में पागल होकर आई है। वो जुनैद से सच्चा प्यार करती है, मगर हकीकत यह थी यह सब एक साजिश थी। जुनैद ने इसी लड़की को मोहरा बनाया और हम सब आंखों पर पट्टी बांधने में उसकी मदद करते रहे। अब सवाल यह था, इस लड़की का क्या किया जाए? वो हमारे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर ना डर था न पछतावा। वह बिल्कुल आराम से बोली, आप लोगों ने जुनैद के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। फातिमा ने गुस्से में कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। लड़की ने सीधा फातिमा की आंखों में देखते हुए कहा, वो बेगुनाह है और वो यह बात साबित भी करके रहेगा। यह सुनकर जीनत का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसी पल डीएम साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, जुनैद को फौरन तलाश करो। अगर वह हाथ नहीं लगा तो 2 दिन बाद हुकूमत को क्या जवाब देंगे? उन्होंने गुस्से में कहा, हमें उसे फांसी देनी थी और वह पूरी जेल को धोखा देकर फरार हो गया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इंस्पेक्टर फातिमा का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वजह साफ थी, उसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की थी और उससे शुरुआत में इतनी बड़ी चूक हो चुकी थी। फातिमा बताती है, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मैंने एक इंसान पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवाया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था, इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचना और पूरी सच्चाई जानना। लेकिन अगले ही पल मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना सीधे इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वही हकीकत बयान कर दे। शाहिद को ढूंढना अब बेहद मुश्किल था। वह कई घंटे पहले जेल से फरार हो चुका था। हमें तो शाम को पता चला, जबकि वह सुबह 5 बजे ही निकल चुका था। इस वक्त वह कहां होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सच सच जवाब दोगी। उसने बिना हिचके कहा, मैं जुनैद भाई के बारे में हर बात सच सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं चौंक गई। वह अब भी जुनैद को शौहर नहीं भाई कह रही थी। मैंने उससे कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम उसे अपना भाई मानती हो? अगर वह वाकई तुम्हारा भाई था तो फिर तुम दोनों ने यह पूरा ड्रामा क्यों किया? वह खामोश हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। नहीं, वो मेरा हकीकत में भाई नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर यह सब क्यों किया? निकाह क्यों किया? और अब अचानक उसे भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया, उसे भगाने में मदद की, लेकिन याद रखो, हम उसे जल्द पकड़ लेंगे और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मगर वह लड़की बिल्कुल शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, यकीन मानिए, वह वैसा इंसान नहीं है। वह जल्द ही वापस आएगा। मैं हैरान रह गई। इतना यकीन कैसे? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोली, वो जानता है कि कहां जाना है और कहां नहीं, और सबसे अहम बात, अब उसने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। वो मुझे छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। उसके लहजे में इतना ठहराव था कि मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने संजीदगी से पूछा, तुम्हें जुनैद पर इतना भरोसा क्यों है? वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपको भी यकीन हो जाएगा और तब आपको असल हकीकत पता चलेगी। मैं चुप हो गई। मुझे लगा शायद अब कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो सब बदल दे। वह बोली, मेरा नाम आयशा है।
मेरी बड़ी बहन की सगाई जुनैद से हो चुकी थी। जुनैद बचपन से ही बहुत बहादुर था। शायद ही कभी उसने डर कर पीछे हटाना सीखा हो। वो मेरे वालिद के चचेरे भाई का बेटा था, यानी रिश्ते में हमारा अपना ही। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर पूरा भरोसा करते थे। सगाई के बाद जुनैद हमारे घर आना जाना करने लगा। वो अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका था। इंस्पेक्टर फातिमा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। आयशा आगे बोली, हमारे गांव का माहौल अजीब था। एक रात जुनैद मेरी बहन से मिलने हमारे घर आया। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। सोचा कहीं अब्बू तो नहीं आ गए। मैंने बाहर झांका और जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3-4 आदमी बाहर खड़े थे। उनके चेहरे क्रूर थे, नीयत खतरनाक। इतना समझना मुश्किल नहीं था कि यह कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, हम घर में अकेली 2 लड़कियां हैं, कृपया चले जाइए। मगर उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए बोला, हमें सब पता है, अभी अभी यहां एक नौजवान आया है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। शोर सुनकर जुनैद बाहर आ गया। उसने दरवाजा खोला और मुझे इशारे से अंदर भेज दिया। मैं अपने कमरे में छिप गई, लेकिन बाहर हो रही हर आवाज साफ सुन रही थी। जुनैद उन बदमाशों के सामने खड़ा हो गया। उनमें से एक ने बेहद घटिया बात कही। जुनैद का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा क्योंकि वो अकेला था और सामने 4 लोग थे। उस रात जुनैद ने समझदारी से काम लिया और उन्हें किसी तरह भगा दिया, लेकिन इसके बाद यह रोज का तमाशा बन गया। अब्बू जैसे ही घर से निकलते वो लोग बाहर खड़े होकर हमें तंग करते। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी। अचानक खिड़की टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुस रहा था। उसी वक्त जुनैद भी घर में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से एक बदमाश को खिड़की से कूदते देखा। बस फिर क्या था, एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। उस झगड़े में उन बदमाशों ने मेरी बहन को मार डाला और जुनैद को ऐसे केस में फंसा दिया गया जिसकी सजा उसे मौत के रूप में मिली। असल गुनहगार कभी पकड़े ही नहीं गए। आयशा की आवाज रोते रोते भर्रा गई। अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास ताकत होती, तो शायद यह सब ना होता। इस दुनिया में कमजोरों के लिए इंसाफ कहां है। जुनैद ने किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। उसने अपनी बहन, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। हकीकत में हम मुजरिम नहीं थे। वो सिसकते हुए बोली, मुजरिम वो थे जो हमारी इज्जत पर नजर डालते थे और हमारी जिंदगी को झर बना रहे थे। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात कही। जुनैद की मां ने उसी मुलाकात में पूरा मंसूबा मुझे समझा दिया था। मेरी मां ने भी कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी दूसरी बेटी को भी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को सजा नहीं होने दूंगी। आयशा रोते हुए बोली, हमारे परिवार को जुनैद की ज्यादा जरूरत थी, मेरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो शायद किसी को फर्क ना पड़ता, इसीलिए मुझे कुर्बान किया गया। फिर उसने आखिरी बात कही। उस रात जुनैद एक बड़े वकील से मिलने गया था। वो वकील उसका एहसानमंद था, क्योंकि कभी जुनैद ने अपनी जान पर खेलकर उसे बदमाशों से बचाया था और अस्पताल पहुंचाया था। अब वह वकील एहसान चुकाने के लिए तैयार था। अगले ही दिन केस दोबारा खुलवाया गया। पुराने फैसले की हर कड़ी उधेड़ी गई। गांव के वह लोग सामने लाए गए जो डर की वजह से चुप थे। मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल के सबूत और उन बदमाशों के नाम अदालत के सामने रखे गए जो असल में उस रात घर में घुसे थे। अदालत में सनसनी फैल गई जब 2 बदमाश पकड़े गए और उन्होंने कबूल किया कि लड़की की मौत झगड़े में उनके हाथों हुई थी। जुनैद ने तो बस घर की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। कई दिनों की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। जुनैद की फांसी की सजा रद्द की जाती है। यह साबित हो गया है कि वह बेगुनाह है। कोर्ट रूम में आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर फातिमा की आंखें भी भर आईं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं।